गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा, अपना नेट प्रॉब्लम के कारण अपनी क्लास है वो डिस्टर्ब हो गई थी। आपको कुछ सुनाई नहीं दिया था क्या? दोबारा पढ़ लेते हैं। चलिए पेज नंबर 21 से। दरअसल मंद्रमुग्धसी मैं तंद्रिल अवस्था में थोड़ी दूर निकल आई थी कि अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती हुई किसी आत्म तल्लीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी और गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंदी डोको बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। लेखिका कह रही है कि मंद्रमुग्धसी एकदम बैठी हुई थी, थोड़ी दूर आगे निकल आई थी कि अचानक मेरे पाँव पर ब्रेक सी लग गई। क्यों लग गई? क्योंकि लेखिका ने देखा कि वहाँ पर बहुत ही सुंदरी औरतें हैं। वो पहाड़ पर कुदाल लिए बैठी हैं और अपने हाथों से पहाड़ी पत्थरों को तोड़ रही थी। और कुछ औरतों के पीठ पर है वो डोके भी बंधे हुए थे, यानी टोकरियां बड़ी बंधी हुई थी जिसमें उन्होंने अपने बच्चों को बांध रखा था। यानी वो एक कर्तव्य के साथ साथ ने दो दो कर्तव्य का मातृत्व कर्तव्य का और जो रोजी रोटी के लिए जो परिश्रम करना था वो दोनों साथ में कर रही थी। और वह औरतें थी बहुत ही सुंदर थी, तो लेखिका यह देखकर बहुत ही आश्चर्य में डूब गई। अंडरलाइन करेंगे आप लोग यहाँ से। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गुथी औरतें सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोकों में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल पर भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। लेखिका के अचानक पांव पर ब्रेक सी क्यों लग गई थी? क्योंकि यह लेखिका ने ये जब दृश्य देखा तो उनके जो अचानक पांव पर ब्रेक सी लग गई थी। अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग इसको। आगे, इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। वहीं पर खड़े BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से मैंने पूछा, यह क्या हो रहा है? लेखिका कह रही है कि इतना स्वर्गीय जो सौंदर्य था, जिसमें नदी थी, फूल थे, वादियां थी और झरनों के बीच में जो भूख और मौत के दैन्य और जिंदा रहने की ये जंग कि भूख लगती है तो उसके लिए व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है और परिश्रम करते हैं इतनी उसमें पहाड़ों में, तो उसमें जिंदा रहने की भी एक अ, जिंदा रहने की भी एक तरह से वहाँ पर जिंदा रह सके या नहीं रह सके, इसकी भी उन लोगों के सामने एक समस्या ही है। क्योंकि पहाड़ों पर काम करते हुए कुछ दुर्घटनाएं भी हो जाती है। तो लेखिका यही कह रहे हैं कि इसमें भी इतने प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में भी जिंदा रहने की यह जंग कि मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ कि वह अपने मातृत्व मातृत्व की जो कर्तव्य है उसको भी पूरा कर रही है और अपनी श्रम साधना को भी कर रही है। श्रम क्यों कर रही है? क्योंकि उन्हें अपनी भूख शांत करती है। अगर वह यह काम नहीं करेगी तो फिर उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, तो वह अपने जो घर घर गृहस्थ जीवन है उसका निर्वाह अच्छे से नहीं कर पाएगी। इसीलिए लेखिका कह रही है मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। लेखिका कह रही हैं कि वहाँ पर जो BRO यानी बोर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से लेखिका ने पूछा कि यह क्या हो रहा है। उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही है। तो उसने चुहलबाजी में यानी उसने मजाक करते हुए यह बताया कि जिन रास्तों से आप गुजर रही है पहाड़ का दृश्य देखने के लिए, पर्वतीय हिम शिखरों से टक्कर मारने के लिए, इन रास्तों को यह जो औरतें हैं वह चौड़ा
बनाने का काम कर रही है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा, यह मेरे मुंह में अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक ही की जान ही चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े फिर बड़े बड़े पत्थरों को मोड़कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है और फिर बड़े जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल। लेखिका यह कह रही है कि लेखिका ने जब सुना कि यह आप जा रहे हैं, जब उन्होंने एक कर्मचारी से वहां से पूछा कि ये क्या कर रही है, तो उसने बताया कि आप जिस हिम शिखरों से टकराने जा रही हैं उन रास्तों को वह चौड़ा बना रही है। तो लेखिका के मुंह से अचानक से निकल गया कि यह तो बड़ा ही खतरनाक काम है। तो वह कहने लगे कि पिछले महीने में ही एक की जान चली गई थी। यह बड़ा दुस्साध्य कार्य है, यानी बड़ा कठिन कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। क्योंकि पहले क्या करते हैं, वो डायनामाइट से क्या करते हैं कि एक डायनामाइट किसे कहते हैं, एक विस्फोटक वस्तु होती है जिससे चट्टानों को उड़ा दिया जाता है। फिर जो बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मड़ोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में उन्हें बदला जाता है। फिर बड़े जाले से उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक यानी जरा सी भूल हो गई और सीधा पाताल में प्रवेश यानी सीधी मृत्यु हो गई। यानी जो पहाड़ों पर रास्ता बनाने का जो काम है वो बड़ा खतरनाक है। थोड़ी सी भी लापरवाही या चूक होने पर सीधे व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो यही जो वो व्यक्ति है वो बता रहा है कि ये बड़ा दुस्साध्य कार्य है। और लेखिका भी ये बात सुनकर कहती है अचानक से कि यह बड़ा खतरनाक कार्य है। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वर्डर्ड वंडर्ड टू डिफाई डेट टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को जुठलाया है। क्यों जुठलाया है मौत को? क्योंकि जो रास्ता बनाते हैं, अभी हमने पढ़ा कि जो पहाड़ों पर जो रास्ता बनाते हैं, जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, उनकी थोड़ी सी लापरवाही होने पर उनकी मृत्यु तक हो जाती है और कई बार हो भी जाती है। तभी जो सिक्किम सरकार है उन्होंने एक बोर्ड लगाया और बड़े बड़े अक्षर में उनको प्रोत्साहित करते हुए या जो पर्यटक आने वालों को उनको बताने के लिए कि इन दुर्गम रास्तों पर भी जो परिश्रमी लोग हैं उन्होंने क्या किया है, इन पर रास्ते बनाए हैं और मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार प्लामू और गुमला के जंगलों में देखा था। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे कि लेखिका का ध्यान कहाँ गया। उस सिक्किम सरकार का जो बोर्ड लगा था उस पर क्या लिखा था, एवर वंडर टू डिफाई डेट टू ब्लीड दीज रोड्स। इसको भी और इसके हिंदी अर्थ भी करेंगे कि आप ताज्जुब करेंगे कि इन पर रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे। फिर एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़े में बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाटे एक की कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी ही है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। इसमें हमें बताया कि ठाटे यानी हाथ में पड़ने वाली गांठें हैं या निशान हैं, उन्हें कहते हैं ठाटे। लेखिका कह रही है कि एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदल गया। मानसिक चैनल बदलना यानी उनकी जो विचारधारा थी वह बदल गई। उनका मन था वो पीछे
घूम गया। उन्होंने क्या देखा कि जो पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां की पीठ पर अपने बच्चों को उन्होंने आदिवासी युवतियों ने अपने बच्चे को बांध रखा था और और पत्तों की तलाश में अब वो वन वन डोल रही थी यानी घूम रही थी। उन आदिवासी युवतियों के जो फूले हुए पांव थे यानी जो बार घूम रही थी तो उनके घूमने से पांव में सूजन आ गई थी और उन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथ में पड़े ठाटे कि उन आदिवासी युवतियों के तो जो फूल के लिए वो घूम रही थी इधर उधर तो उनके पांव है वो फूल रहे थे और उन्होंने वहां पर देखा कि पत्थर जो तोड़ रही थी उन लोगों के हाथों में गांठें पड़ गई थी क्योंकि उन्होंने कुदाल ले रखा था, कुदालों से वह पहाड़ी पत्थरों को तोड़ रही थी। तो लेखिका कह रही है कि यह एक ही कहानी कह रहे थे यानी आदिवासी युवतियों को देखा और पहाड़ के पत्थरों को तोड़ती युवतियों को जब लेखिका ने देखा तो वो एक सी ही कहानी कह रही है कि यहाँ पर जिंदगी और मौत के बीच में ये काम कर रही हैं, जंग लड़ रही हैं और अपनी भूख को शांत करने के लिए इन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो लेखिका कह रही हैं कि ऐसी मलाई यानी ऐसो आराम सुख वंचना यानी धोखा की सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू अभाव यात्रा और वंचना एक तरफ वंचना यानी धोखा की ये सारी एक तरफ है। और तभी मेरी सह यात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगे, आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता से को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आए हैं। तो तभी उनकी जो सहयात्री उनके साथ जो यात्रा करने वाली मणि और जितेन जो उनका ड्राइवर कम और वो उनका जो ड्राइवर कम था और गाइड ज़्यादा था उनको वहाँ लेखिका को खोजते खोजते वहाँ आ गया था। और जब लेखिका के मन में उन पहाड़ी औरतों को और उन आदिवासी महिला को देखकर उनका मन है वो दुख से भर गया और उन्होंने जब उनको देखा ऐसे गमगीन तो जो जितेन था वो कहने लग गया कि मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, कि यह आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगे, कि आप इन्हें कहीं भी जाएंगे तो आप इन्हें देख लेंगे क्योंकि हमारे देश में अभाव है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है। तो लोग हैं अपनी भूख को शांत के लिए कितने कितने कठिन कार्य करते हैं, कितने कितने दुस्साध्य कार्य करते हैं। इन्हें हम भारतवर्ष के कहीं भी किसी भी जगह देख सकते हैं। तो लेखिका जो जितेंद्र था वो उसको समझाते हुए कहता है कि आप इन्हें मत देखिए, आप तो पहाड़ को देखने के लिए आइए, यहाँ की सुंदरता को देखने आई है, इसलिए इनको छोड़ दीजिए और आप अपना जो पहाड़ों की सुंदरता है उसको देखिए, जिन्हें देखने के लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एंड रिपेइंग है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देते हैं। मन ही मन सोचा मैंने, हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और सारा खंडर ताजमहल बन गया था। श्रम सुंदरिया किसे कहा गया है? जो मेहनत करने वाली जो थी ना और जो औरतें, उनको कहा गया है श्रम सुंदरिया। तो कह रहे हैं कि कि ये देश की आम जनता नहीं, जीवन के प्रति संतुलन है, कि जीवन के प्रति संतुलन है, यानी हमारे देश में यदि पैसे वाले अधिक हो जाएंगे तो क्या हमारा देश है उसमें संतुलन नहीं रहेगा, क्योंकि देश में केवल अमीर अमीर लोग रहेंगे। तो अमीर लोग, गरीब लोग और मध्यम वर्ग लोग रहे तो हमारा इसमें संतुलन रहता है। तो ये कहते हैं कि वेस्ट एंड रेपिंग है, कि यह एक मिनट, ये कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस लौटा देते हैं। मन ही मन सोचा मैंने,
हम जीप की ओर मुड़ने लगे, तभी मैंने देखा कि वह श्याम सुंदरिया किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी कि जीवन लहरा उठा और ये सारा खंडर है वो ताजमहल हो गया। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा, 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारी पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं है? लेखिका कह रही कि हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते गए। तो ऊंचाइयों पर चढ़ते गए तो वहां पर उन्होंने क्या देखा कि वो जो हेयर पिन हेयर पिन जितेन बता रहा था, जितेन उन्हें बताने लगा कि अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बैंड लेंगे। यानी हेयर पिन बैंड है जो बालों में खोसी जाने वाली जो चिमटी होती है, जैसी मोड़ जो बालों में जैसे चिमटी हम खोसते हैं, वैसे ही क्या है ये पहाड़ियों की जो वो ऊंचाइयां हैं उसमें ऐसे ही मोड़ आएंगे। तो लेखिका बोलती है कि हम एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचे जहां पर 7-8 वर्ष की जो उम्र के ढेर सारे बच्चे थे वो स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। तो लेकिन जितेन ने बताया कि हर 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं, कि हर रोज ये 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी की चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। यानी वो स्कूल जाने के लिए भी कितनी मेहनत करते हैं। तो लेखिका को आश्चर्य हुआ, उसने पूछा कि यहाँ कोई स्कूली बस नहीं है क्या? तो मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा, मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। कि तो मणि के पूछने पर जो लेखिका के जो सहयोगी थी, जो सह यात्री थी, उसके जब इसने ये पूछा कि यह बच्चे यहाँ स्कूली बस नहीं है, तो वह हंस पड़ा कि यह मैदानी नहीं, यह पहाड़ी इलाका है और मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला बड़े हुए नहीं मिलेगा। कि यहाँ की मैदान की तरह जैसे मैदान में रहने वाले लोग हैं वो देखने में सुंदर होते हैं और उनके बड़े हुए पेट होते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपको मैदान में रहने वाले लोगों की तरह यहाँ पर लोगों के कोई किसी के भी आपको पेट बड़े हुए नहीं मिलेंगे। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई से लेकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उस स्कूल से जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल में लकड़ियों के भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। लेखिका जब मणि के पूछने पर कि यहाँ पर कोई स्कूली बस नहीं है क्या, स्कूल की बस नहीं है क्या, तो वो हंस पड़ता है। और जितेन वो हंस पड़ता है, वो कहता है कि यहाँ पर मैदान की तरह मैदानी नहीं है, ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर आपको कोई भी चिकना नहीं मिलेगा, यानी सुंदर नहीं मिलेगा, और किसी के बरवीला यानी जिनके पेट बड़े हुए होते हैं उनको भी पेट बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यह पहाड़ी रास्ता है और उस पर चढ़ना पड़ता है। तो चढ़ने में क्या है, परिश्रम होता है, हमारे शरीर का जो श्रम करना पड़ता है, हमें शरीर से श्रम करना पड़ता है। तो तो उससे क्या हुआ है, यहाँ पर किसी के पेट है वो बड़े हुए नहीं है। और यहाँ के बच्चे एक तो स्कूल जाने के लिए पहाड़ों पर चढ़ते हैं, दूसरे वो अपने शाम के समय अपनी माँ, अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ में मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगलों से भारी भरकम गट्ठर ढोते हैं। और वो खुद जितेन कहता है कि खुद मैंने भी ढोए थे। तो इसको अंडरलाइन करेंगे आप लोग यहाँ से कि यहाँ का जीवन कठोर है। नीचे तराई से लेकर देकर एक ही स्कूल है, ये पूरा ढोए थे तक अंडरलाइन करेंगे। कि इसमें से दो प्रश्न बन गए अपने, कि एक तो पहाड़ी पर रहने वाले जो लोग हैं
उनके बड़े हुए पेट क्यों नहीं मिलते हैं, और दूसरा कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो किस तरीके से स्कूल जाते हैं और शाम के समय अपने क्या क्या कठिन कार्य करते हैं। तो इसमें से छोटे छोटे प्रश्न बन के भी आ सकते हैं और एक बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, तो इसको आप सारा अंडरलाइन कर लेंगे। आगे देखिए, खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियों भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाइए, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। लेखिका बता रही हैं कि जैसे जैसे हम और आगे बढ़ने लगे तो रास्ते में जो रास्ते थे वो और सक्रिय होते जा रहे थे। कई बार ऐसे लगता था जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप निकल जाए, इतना ही केवल चौड़ा बनाया गया था कि थोड़ा सा भी यदि संतुलन बिगड़ जाता तो जो इंच भर भी जीप के जो इधर उधर खिसकने पर जो जीप में बैठे हुए व्यक्ति और जीप दोनों घाटियों में पहुंच जाते, यानी थोड़ी सी चूक होने पर वो जीप है वो घाटियों में गिर जाती। और इसीलिए इन खतरों से बचने के लिए वहाँ पर सावधानियां लिखी हुई थी, चेतावनियों लिखी हुई थी कि आप खतरों के प्रति सजग रहे, क्योंकि आपके घर पे आपके बच्चे और आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन इंडर अराउंड, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे। काले काले ढेर सारे याक पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बादले बालों वाले याक। सजग यानी सावधान, और वी केयर मैन इंटर अराउंड यानी सावधान रहे, यहाँ नरभक्षी जो पशु हैं वो आसपास है। इसमें आगे जब जैसे का लिखा आगे बढ़ रही थी तो उसमें एक चेतावनी भी लिखी थी, वी केयर मैन इंटर अराउंड, कि यहाँ सावधान रहे, यहाँ नरभक्षी जो पशु हैं वो आसपास हैं। तो लेकिन उन्हें कह रहे हैं कि हमें नरभक्षी जानवर तो नहीं मिले, लेकिन हमें दूध देने वाले याक दिखे, या जो याक हैं वो हमें वहाँ पर दिखाई दिए। और पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक, कि पहाड़ों पर जो बर्फ गिरती है उनको बर्फ से उन बर्फ से अपने आप को बचाने के लिए, प्राकृतिक ढंग से उनकी रक्षा करने के लिए उनके शरीर पर जो काले काले बाल बनाए गए थे, यह भी एक ईश्वर की बहुत ही बड़ी अनुकंपा है कि जहाँ जहाँ पर जो पक्षी या जानवर रह रहे हैं उनकी रक्षा के लिए भगवान ने भी उनको बहुत सारी रक्षा के लिए किसी को बाल दिए हैं, किसी को कुछ दिया है। इस तरीके से जैसे याक को घने घने काले बाल दिए हैं ताकि सर्दी से उसकी सुरक्षा हो सके। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बगानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बगानों में कई युवतियां बोकू पहने, बोकू किसे कहते हैं, एक सिक्किमी परिधान होता है, पहनने का वस्त्र होता है, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। संगन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में अपनी कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंद्र मुक्ति में चीख पड़ी, इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। लेखिका कह रही है कि जब शाम को समय जब सूरज ढलने लगा तो हमने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें थी, वो गायों को वापस चराकर वापस लौट रही थी, और वो इतनी सुंदर थी कि एक तो वो गाय चरा रही थी, दूसरा उनके सिर पर भारी भरकम बोझ था, यानी वो जो गाय चरा के
और वहां से जंगलों में जो लकड़ियां मिल रही थी उनको साथ लेकर आ रही थी। फिर आसमान में ऊपर धुंध और बादलों से घिरा था, ऊपर से आसमान था वो बादलों से घिरा हुआ था और एकदम कोहरा छाया हुआ था। और उतरती जो संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजरी थी, तो शाम का समय हो रहा था, तो उनकी जो लेखिका की जीप थी वो बागानों से होकर गुजर रही थी। फिर एक ऐसा दृश्य आया जिससे लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ कि नीचे चाय के जो हरे भरे बागान थे उसमें कई युवतियां बोकू, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि एक सिक्किमी वस्त्र होता है, उसको पहनकर चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। और नदी की तरह फान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा कि वो इतनी सुंदर थी और कि उनका जो सौंदर्य था वो देखते ही बन पड़ रहा था, और श्रम से और मेहनत से भी उनका जो चेहरा था वो एकदम गुलाबी हो रखा था। एक युवती ने देखा कि वो चटक लाल रंग की बोकू पहन रखा था और सूरज हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णमय सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध में चीख पड़ी, कितना अधिक सौंदर्य मेरे लिए ऐसे ही था। कि उसने देखा कि एक युवती ने चटक लाल रंग का जो बोकू पहन रखा था, तो उस लेखिका ने जब देखा कि इतनी संघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग ऐसे लग रहा था जैसे डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा चारों तरफ बिखेर रही हो, तो लेखिका मंत्रमुग्ध होकर एकदम चीख पड़ी थी, क्योंकि लेखिका के लिए जो इतना सौंदर्य था वो है असहनीय था, असहनीय था। तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे कि लेखिका है वो मंत्रमुग्ध सी क्यों चीख पड़ी थी, क्योंकि जब वह पहाड़ी जब बागानों से वहां से गुजर रही थी तो वहां पर उसने क्या देखा कि श्रम जो सिक्किम परिधान में पहने की जो युवतियां थी वो पत्तियां तोड़ रही थी और उनका सौंदर्य था वो बहुत ही अलौकिक था और उनके श्रम से उनका चेहरा वो दमकता हुआ था। तो आप यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, ये पूरा पैराग्राफ ही यहाँ से अंडरलाइन पूरा कोष्टक में लगा लीजिए, सूरज जलने से ऐसा है था, यहाँ तक पूरा आप अंडरलाइन कर लीजिए। युमथांग पहुंचने के लिए हम रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग सारी दौड़ धूप में दूर जिंदगी अनिश्चित सी सो रही थी। युमथांग जाना था उनको और युमथांग जाने के लिए उन्हें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा। एक जगह का नाम है लायुंग और उन्हें जाना कहाँ था, युमथांग। तो युमथांग जाने के लिए उन्हें रात भर है वो लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा था, यानी वहां रहना पड़ा था। वहां पर गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नैनी सी शांत बस्ती लायुंग, वहां की जो गगन चुंबी पहाड़ों के यानी जो आसमान को छू रही थी ऐसी पहाड़ों के बीच में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती थी लायुंग, यानी एक छोटी सी बस्ती थी लायुंग और वहां की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में वो लायुंग बस्ती थी। सारी दौड़ धूप में दूर जिंदगी जान निश्चित से सो रहेगी, सारी दौड़ धूप में यानी भाग दौड़ की जिंदगी में वो बस्ती निश्चित से सो रही। सोने का मतलब क्या है कि इतना कठिन रास्ता था, पहाड़ों से घिरे हुए जो बस्ती थी, लेकिन वहाँ का जो वातावरण था, वहाँ के जो लोग थे वो एकदम शांत थे। तो स्टूडेंट आज हमारी जो क्लास है उसका टाइम ओवर हो गया है। ये मैंने जो चैप्टर पढ़ाया है आपको, इसमें जो हमने तीसरा भाग पढ़ा है इसको आप दोबारा पढ़ेंगे और इसमें किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो वो पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को? इसमें से अपने छोटे छोटे प्रश्न कई बने हैं तो आप इनको दोबारा पढ़ेंगे। इतने चैप्टर को थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था अपनी क्लास, क्योंकि नेट प्रॉब्लम हो गई थी। तो पूछना है क्या बेटा किसी को कुछ? नो मैम। ठीक है, तो आप दोबारा रीड करेंगे इसको, ठीक है? थैंक यू, ओके हैव अ नाइस मैम। डे।